अरे सुनिए जी, आप तो अखबार में ऐसे डूब जाते हैं जैसे कि आपको इसे पढ़कर एग्जाम देने जाना है। अब छोड़िए भी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। बस 2 मिनट सुनीता, आज हमारे नए प्रोजेक्ट की हेडलाइन छपी है, रघुनंदन ग्रुप का नया वेंचर, शहर की सबसे बड़ी डील। जरा देखो तो, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। हाँ, मेहनत तो आपने खूब की है, पर ऊपर वाले का मेहनत तो आपने खूब की है, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। ये बात तो है, राम जी की कृपा से आज के दिन जाने माने लोगों में हमारा नाम आता है। पर एक बात कहूँ, इतनी दौलत, इतना रुतबा, सब कुछ है हमारे पास, पर एक चिंता है जो मुझे अब सता रही है। अरे कैसी चिंता? अनु की शादी की फिक्र लगी रहती है। शादी की यही उम्र ठीक है। अरे वो तो अब करनी ही पड़ेगी, बस कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जो हमारी बेटी को खुश रख सके। तभी वहां अनु आई। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। अरे पापा, फिर से पेपर में फोटो छपी है आपकी। कांग्रेचुलेशंस। आज तो पूरे शहर में बस मेरे पापा की ही बातें हो रही होगी। बेटा, यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत लगी है मेरी, तभी आज इतना नाम है, पर मेरी असली पूंजी तो तुम हो बेटा। हाँ बेटा, और बस अभी हम तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे। तुम्हारी नजर में कोई हो तो बता दो, वरना हम देखते हैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता। नहीं मम्मी, मेरी नजर में कोई नहीं है। आप जिससे मेरी शादी कराएंगे मेरे लिए वही सही है। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लड़का और परिवार ही ढूंढ कर देंगे। बात तो सही है। अरे कल शर्मा जी आए थे, बोले कि उनके जानने वालों का एक लड़का है, बहुत सिंपल और बहुत संस्कारी परिवार से। इतने बड़े लोग तो नहीं है, पर इज्जतदार घर है। मुझे तो ठीक लगा रिश्ता, तुम्हारा क्या ख्याल है? आपकी बातों से तो मुझे भी रिश्ता ठीक ठाक ही लग रहा है। आप शर्मा जी से कहलवा कर उन्हें बुला लीजिए ना हमारे घर चाय पर। हाँ, मैंने कह दिया है कि कल लड़के वालों को हमारे घर बुला ले। कल सुबह ही वो लोग चाय नाश्ते पर आ रहे हैं मिलने। पापा, इतना जल्दी? बेटा, रिश्ते वक्त देख कर नहीं आते, ये तो संजोग की बात है, बाकी जो किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। इसी तरह से सबने नाश्ता किया और अपने काम में लग गए। अगले दिन वे लोग रघुनंदन जी के घर आ गए। आइए आइए शंकर जी, आइए आइए, बहुत खुशी हुई आप हमारे घर पधारे। नमस्ते रघुनंदन जी, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने बड़े आदमी ने अपनी बेटी के लिए हमारे प्रेम को चुना है। अरे भाई, रिश्ते में बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता, बस मन बड़ा होना चाहिए। सभी हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। तभी सुनीता ने कहा, चलिए आप लोग पहले कुछ खा लीजिए, नाश्ते का टाइम हो गया है, आप लोगों को भूख लगी होगी। अरे बहन जी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, बस चाय पिला दीजिए। अरे इसमें तकलीफ कैसी, मुझे तो खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है, और फिर आप यहाँ पहली बार आए हैं, नाश्ता करके जाना ही पड़ेगा। चलिए, नाश्ता करते करते बातें भी हो जाएगी। सुनीता ने कहा और सभी नाश्ते के टेबल पर आ गए। उसने सबके लिए नाश्ता लगाया। अब सब नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। तो शंकर जी, आजकल काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? जी ईश्वर की दया से सब बढ़िया है, घर ठीक से चल जाए वही बहुत है हमारे लिए। यही तो असली सुख है भाई, संतोष से जीना। पैसा तो कभी पूरा नहीं होता, पर घर में शांति हो वही सबसे बड़ा धन है। प्रेम बेटा, आप भी कुछ लीजिए ना, ये समोसे हमारे घर के बने हैं। जी आंटी, बहुत स्वादिष्ट है। असल में हमारा बेटा थोड़ा शर्मीला है, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन दिल का बहुत साफ है। अरे जो ज्यादा बोलते नहीं वही असल में अच्छे श्रोता होते हैं। और हमारी अनु तो सीधी सच्ची और बहुत गुणी है। हाँ, पढ़ाई में अव्वल और अपने काम में एकदम परफेक्ट। हमारे ऑफिस की डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करती है अनु। अरे वाह, पढ़ी लिखी है और घरेलू भी, हमारी तो किस्मत खुल गई बहन जी। जी हाँ, आपकी बेटी अगर हमारे घर आएगी तो वो हमारा सौभाग्य होगा। हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए। आज के जमाने में ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है। आपकी बात सुनकर मन को सुकून मिला। सच कहूँ तो हमें भी यही चाहिए था, एक ऐसा घर जहाँ हमारी बेटी को सम्मान मिले, ना कि दहेज से उसका मोल तोला जाए। अरे बहन जी, हम भला ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि अनु हमारे घर की रौनक बन जाए। इतनी बातें चल ही रही थी कि सुनीता जी ने आवाज लगाई, अनु बेटा, जरा इधर तो आना। ये रही हमारी अनु, घर की शान और हमारी जान। अरे वाह, कितनी प्यारी है और कितनी सादगी है इसमें। इतने बड़े घर की बेटी होकर भी गहने बिल्कुल नहीं पहने इसे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा।
तो प्रेम और अनु को थोड़ी देर बात करने दिया जाए, आखिर फैसला तो इन्हीं को लेना है। सुनीता और रघुनंदन जी के कहने पर अनु और प्रेम छत पर चले गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनु ने कहा, आपकी जॉब कैसी चल रही है? मेरा मतलब है, मन तो लग जाता होगा। जॉब तो ठीक ही है, बस कभी कभी बहुत बोर हो जाता हूँ। बस नंबरों के बीच जिंदगी कट रही है। अच्छा है, फिर तो मेरी बातें सुनकर आपकी बोरिंग लाइफ में थोड़ा रंग आ जाएगा। फिर तो मैं आपको रोज सुनने को तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात अपने बारे में साफ कर देती हूँ, मैं दिखावे में यकीन नहीं रखती, सीधी सादी हूँ। झूठ और नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। तो भी ठीक है, मुझे लगता है हम अच्छे से शादी निभा लेंगे। मुझे भी यही लगता है। चलो अब नीचे चलकर सबको अपना फैसला बता देते हैं। जी चलिए। इस तरह दोनों नीचे सबके पास आ गए। तो बेटा, कैसी लगी हमारी अनु? बहुत अच्छी है आंटी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे अनु बेटा, तेरी क्या राय है? मुझे भी प्रेम जी अच्छे लगे पापा जी। तो फिर भगवान का नाम लेकर बात पक्की कर देते हैं रघुनंदन जी। हाँ भाई साहब, आज बहुत शुभ दिन है, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। और इस तरह पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अनु और प्रेम का रिश्ता पक्का हो गया। थोड़े ही दिन में अनु और प्रेम की शादी हो गई। अनु बहू बनकर प्रेम के घर आ चुकी थी। अनु की ससुराल अनु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हफ्ता गुजर गया। आज अनु ने खीर बनाई थी और सब खाने बैठे थे। भाभी, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। हमें तो लगा था आप इतने बड़े घर से हैं, खाना बनाना तो आता नहीं होगा आपको। पर आपने तो हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया। अरे हाँ, इन एक हफ्तों में ही कितनी अच्छी तरह अनु ने पूरा किचन संभाल लिया है। सच कहूं बेटा, तो तुम्हें इस तरह किचन में काम करते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश हमारे घर में एक कुक होती। नहीं मम्मी जी, कुक की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आप सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा, ये खीर सच में बहुत अच्छी बनी है, पर खीर में इतने ड्राई फ्रूट्स मत डाला करो, ड्राई फ्रूट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। पापा जी ऐसा क्यों कहते हैं? ड्राई फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। अरे बेटा, ये बड़े महंगे आते हैं, पर तुम्हें क्या पता, तुम तो आखिर रघुनंदन जी की बेटी हो। अभी सब बातें करते हुए खीर खा रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। अनु ने जाकर दरवाजा खोला। सामने रघुनंदन जी और सुनीता खड़े थे। अरे पापा, मम्मी, आप? मम्मी जी, पापा जी, मम्मी पापा आए हैं। अनु खुश होकर अपने पापा के गले लग गई। अरे बेटा, ससुराल आकर तो तू भूल गई अपने पापा को। पापा, आपको कौन भूल सकता है। चलिए अंदर आइए। घर के अंदर सबने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। बहन जी, अनु तो हमारे घर की रौनक बन गई है। ये तो आपके प्यार का असर है भाभी जी। आपने इतना अपनापन जो दिया है हमारी बेटी को। अरे बहन जी, अभी आपकी नहीं, हमारी बेटी है। अनु बेटा, जाओ अपने पापा मम्मी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर अनु चाय नाश्ता लाने अंदर चली गई। तभी रघुनंदन जी ने कहा, अच्छा प्रेम जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? अरे भाई साहब, वो तो ऑफिस चला गया है। बैंक में नौकरी है ना, सुबह 9 बजे निकल जाता है। अब देखिए, आपके दामाद की तो यही दिक्कत है। ऑटो से जाता है रोज, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 9-10 तक आता है। अनु बेचारी दिन भर उसका इंतजार करती रह जाती है। बैंक बहुत दूर है क्या? हाँ बहन जी, है तो लगभग 5 किलोमीटर दूर, लेकिन क्या करे, गाड़ी नहीं है ना घर में। अब देखिए, ऑटो से आना जाना, गर्मी, ट्रैफिक, बेचारा थक जाता है। कभी कभी आकर तो खाना भी नहीं खाता, सीधा सो जाता है। घर तो बस उसके लिए सराय बनकर रह गया है। अब देखिए, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। लड़का बैंक में नौकरी करता है, घर संभाल ले वही बहुत है। आप जैसे बड़े लोगों की तरह हर चीज तो नहीं हो सकती ना हमारे पास, पर गाड़ी होने से अनु को थोड़ी सुविधा हो जाती। प्रेम अनु को टाइम दे पाता, टाइम से घर आ पाता। अरे गाड़ी तो जरूरी चीज है आजकल। मैं तो सोचता हूँ अगर प्रेम के पास अपनी गाड़ी होगी तो मेरी बिटिया को भी कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई साहब, ये बात सही है। भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर बच्चों की खुशी तो हमारे लिए सब कुछ है। एक कार होने से अच्छा ही होगा। अनु की खुशी तो सब कुछ है मेरे लिए भी। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह ही गाड़ी आपके घर आ जाएगी। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही मेरी कोशिश है। अच्छा, अब हम चलते हैं। तभी अनु वहां नाश्ता लेकर आई। अरे पापा मम्मी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो करके जाइए। बेटा, हम तो बस तुमसे मिलने आ गए थे। तुम्हें खुश देखा तो दिल को ठंडक पड़ गई।
बस यहाँ हमेशा खुश रहो, हम मिलने आते रहेंगे। इसी तरह रघुनंदन जी और सुनीता वहां से चले गए। अगले दिन अनु के ससुराल के सामने एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। ऑफिस के लिए निकलते हुए जैसे ही प्रेम ने कार देखी तो उसने शंकरलाल से पूछा, अरे पापा, ये कार किसकी है और हमारे दरवाजे पर क्या कर रही है? बेटा, ये कार तुम्हारी है, रघुनंदन जी ने भेजी है। मैंने तो बहुत मना किया कि भाई हमें कार की जरूरत नहीं है, अरे हमारे पास जितना है हम उस पर बहुत खुश हैं। पर वो कहने लगे हमें देने का बहुत मन है, आप मना मत करिए। अब उन्होंने उतनी बार कहा तो बेटा मना भी नहीं कर पाए। अब तू भी तो उनके बेटे जैसा ही है ना, वो तेरे लिए अपने मन से कुछ भी करे तो हम कैसे मना कर सकते हैं। आज से तू इस कार में ही ऑफिस जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं मान जाता हूँ, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये कहकर प्रेम ऑफिस चला गया। अब तो ये हर दिन की कहानी बन गया था। घर में जब भी कुछ भी जरूरत होती तो तुरंत रघुनंदन जी या सुनीता जी को फोन किया जाता कि आपकी बेटी को इस चीज की जरूरत है, भेज दीजिए। एक दिन अनु और कस्तूरी मिलकर किचन में खाना बना रहे थे, तभी कस्तूरी ने कहा, अरे ये गैस भी ना कभी तेज चलती है कभी बुझ जाती है। हाँ मम्मी जी, अब ये पुराना हो गया शायद। आजकल तो बहुत मॉडर्न गैस आ गई है, ऑटो इग्निशन, सेफ्टी सेंसर वाली। एक बटन दबाओ और झटपट जल जाती है। अरे वाह, ऐसी भी आती है क्या? हमारे जमाने में तो ये सब था ही नहीं बेटा। हाँ मम्मी जी, मेरे मायके में ना ऑटो इग्निशन गैस स्टोव है, बहुत आराम रहता है उसमें। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी काम चल ही जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बहू, हमारे यहाँ कहाँ इतने मॉडर्न गैस होते हैं, हम तो इसी से गुजारा करते हैं। चल तू बस जल्दी से खाना बना ले, मैं बाहर जाकर जरा बैठती हूँ, हाथ दर्द करने लगा भाई। कस्तूरी जी किचन से बाहर आई और सोफे पर बैठते ही मोबाइल उठाया। कुछ देर बाद नंबर डायल किया। उधर से सुनीता की आवाज आई, अरे कस्तूरी जी, कैसी हैं आप? अरे बहन जी, बस आपकी कृपा है, सब बढ़िया है। अनु भी ठीक है, खाना बना रही है वो। क्या है ना, हमारे यहाँ का गैस थोड़ा पुराना है। अब आपकी बिटिया को तो आदत है ना मॉडर्न वाली गैस की, जो आपके यहाँ थी। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो बस इसी में काम चला रही है। अरे कोई बात नहीं कस्तूरी जी, मैं आज ही एक नया गैस भिजवा देती हूँ, बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे बहन जी, ये तो आपकी बेटी का ही घर है, आप जो देना चाहे आपका हक है, हम मना थोड़ी ना करेंगे। अगर भेजना ही है तो 2 भेज दीजिएगा, एक अनु के लिए और एक रख लेंगे हम अपनी नेहा बेटी की शादी के लिए। आखिर वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भेज देती हूँ 2 ही सही, बेटी के घर की चीज है तो दिल से भेज रही हूँ। जी बहन जी, थैंक यू, आपका ना बहुत बड़ा दिल है। अच्छा मैं जाती हूँ, अनु का थोड़ा हाथ बटा दूं रसोई में। अच्छा ठीक है, शाम तक आपके यहाँ मॉडर्न गैस स्टोव पहुंच जाएगा। फिर क्या था, शाम को रघुनंदन जी का स्टाफ आया और 2 मॉडर्न ऑटो इग्निशन गैस स्टोव दे गया, जिसे देखकर कस्तूरी बड़ी खुश थी। हाँ, अनु को ये बात थोड़ी खटक रही थी। अगले दिन सुबह सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। नेहा बेटा, फोन छोड़ दे, नाश्ता कर ले, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं मम्मी, डाइट पर हूँ, मैं बस फ्रूट्स ही लूंगी, और मैं बहुत मोटी लगने लगी हूँ। अरे बेटा खा ले, जब नौकरी मिल जाएगी ना फिर खुद ही वजन कम हो जाएगा भाग दौड़ में। नौकरी ढूंढ तो रही हूँ पापा, पर अभी तक मिली नहीं। सब जगह इंटरव्यू दिए पर कहीं से कॉल ही नहीं आया। अरे नेहा दीदी, चिंता मत करो, जल्दी ही मिल जाएगी। आप पढ़ी लिखी हो और कॉन्फिडेंट भी, अपने ऊपर भरोसा रखो। अरे भाई, नौकरी की क्या टेंशन है, हमारे समधी जी है ना रघुनंदन जी, शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनकी सिफारिश लग जाए तो बात ही बन जाए। हाँ भाई, अगर नेहा को किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी ना तो फिर उसकी शादी भी किसी अच्छे घराने में कर देंगे। मम्मी अब ये सब बाद में कीजिए, पहले नौकरी तो मिल जाए। पापा जी, मम्मी जी, देखिए पापा वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं, पता नहीं टाइम मिलेगा भी या नहीं उन्हें, और हर बात पर उन्हें क्या परेशान करना। अरे अनु बेटा, समधी जी तो अपने ही है, और अपनों के लिए थोड़ा बहुत तो किया ही जा सकता है। मैं कहूंगा तो वे जरूर कर देंगे। अनु ने अब कुछ नहीं कहा, पर उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। शंकरलाल ने नाश्ते के बाद रघुनंदन जी को फोन किया। अरे शंकर जी, कहिए सब ठीक तो है ना? अनु और प्रेम खुश तो है? अरे सब बिल्कुल बढ़िया है समधी जी, आपकी बेटी तो हमारे घर की शान बन गई है। बस एक छोटी सी बात थी। कहिए ना, कैसी बात? वो क्या है ना, हमारी बेटी नेहा बहुत मेहनती है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन आजकल जॉब का बड़ा टफ टाइम चल रहा है। मैंने सोचा अगर आप चाहें तो किसी जगह अपने सोर्स से उसकी मदद करवा दीजिए, कोई बैंक या ऑफिस की जॉब ही सही।
देखिए शंकर लाल जी, मेरे हिसाब से नेहा को खुद की मेहनत अपनी पहचान बनानी चाहिए, ना कि किसी के सोच से। देखिए, आप नेहा की नौकरी नहीं लगवाना चाहते तो अलग बात है। हमने तो कभी आपको पराया नहीं समझा, इसीलिए कह दिया। कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। आपने अपनी बेटी को जो दिया सो दिया। आज अपनी बेटी की नौकरी मांगी तो वो आपने मना कर दिया। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अरे शंकर जी, आप तो बुरा मान गए। अब अनु हमारी बेटी है तो नेहा भी तो हमारी बेटी जैसी हुई। मैं कल ही एक कॉल कर देता हूँ, देखता हूँ कुछ अच्छा हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते, बस मन में आया तो कह दिया। अरे समझी जी, ये बोझ नहीं है, फर्ज है मेरा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो, लेकिन अच्छी जगह नौकरी लगवाइएगा नेहा की। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। रघुनंदन जी का दिल साफ था। उन्होंने अगले ही दिन अपने जानकार से बात की और कुछ ही दिनों में नेहा को शहर के एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई। आज नेहा बड़ी खुश थी। मम्मी पापा, मुझे जॉब मिल गई, बैंक में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। अरे वाह, देखो बहू, तुम्हारे पापा जी ने क्या कमाल कर दिया। अरे समधी जी का ही तो जादू चला है। कहा था ना, हमारे समधी जी पर ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, बड़े अच्छे आदमी हैं। हमने दहेज नहीं लिया तो क्या हुआ, उन्होंने दहेज में हमें बेटी की नौकरी दे दी। अनु ये सब सुन रही थी। अब उसने कहा, नौकरी दिलाई नहीं है, आपने मांग कर ली है। दहेज तो नहीं लिया आपने, पर किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ तो मांगते ही रहते। अरे हम क्या अपने लिए कुछ कहते हैं? ये तो तुम बच्चों की खुशी के लिए ही तो कहते हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा भी बड़े भले इंसान हैं, हर चीज समझ जाते हैं। अन्नू अब गुस्से में वहां से उठी और अपने मायके के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो मायके में थी। उसे देखकर सुनीता ने कहा, क्या बात है बेटा, तू यहाँ अचानक कोई बात हो गई क्या? मम्मी, मुझे आपसे और पापा से बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। एक बात बताइए, मैंने आप दोनों को कभी कुछ बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? नहीं बेटा, तुमने तो हमसे कभी कुछ नहीं कहा, पर बताओ तो आखिर बात क्या है? जब मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, जब मुझे किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्यों मेरे ससुराल वालों के कहने पर रोज कुछ न कुछ सामान भेजते रहते हैं? अरे बेटा, वो तो हम तेरी सुख सुविधा के लिए भेजते हैं, ताकि हमारी बेटी को किसी चीज की तकलीफ ना हो। पर मुझे किसी बात की तकलीफ ही नहीं है, और आप बार बार इनके कहने पर इनकी डिमांड पूरी करके इनके लालच को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद कहूंगी ना आपसे। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, बस हमने सोचा हमारा जो कुछ है वो तेरा ही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम उनकी थोड़ी हेल्प करते। वो भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके प्यार का मोल चुकाएंगे। आज के बाद आपने अगर उनकी कोई भी डिमांड मानी ना, तो मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, आज के बाद हम तुझसे पूछ कर ही कुछ करेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो चल अब हमारे साथ बैठ और नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी, फिर कभी। आज मैं बिना बताए आ गई हूँ। क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर कभी आराम से आऊंगी। हाँ बेटा ठीक है, अभी तू जा, पर मिलते आते रहना। ठीक है पापा, बाय। और इस तरह अनु बिन मांगे दहेज पर रोक लगाकर अपने मायके से अपने ससुराल वापस आ गई। मधु, ओ मधु, कहाँ हो? देखो सूरज ढलने को आया, लेकिन अभी तक खाने की कोई सुध नहीं ली। इधर मधु सास सुषमा की आवाज को सुनकर कंबल और जोर से तानकर सोते हुए बड़बड़ाती है। दिन हो चाहे रात, ये खाने का काम कभी भी खत्म नहीं होता है। सुबह उठो तो सूरज सर पर चढ़ गया, दोपहर में आराम को लेटो तो सूरज देवता ढल गए। आखिर करूं तो मैं क्या करूं? अब उठ ही जाती हूँ, फिर कहीं अब चंद्रदेव ना निकल आए। मधु उठकर आंखें मलती हुई रसोई की ओर चल देती है। अब कहीं सासू माँ जी ना देख ले। तभी सासू माँ सुषमा जी पीछे से टोक ही देती हैं। बहू, अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, दिवाली भी निकल गई, दिन छोटे होने लगे हैं, तो समय से खाना चढ़ा दिया कर, अभी विपिन भी आता ही होगा। हाँ माँ जी, बस पहले आपकी पापा जी की बढ़िया सी चाय बनाने रख दूं, फिर खाने की तैयारी भी करती हूँ। हाँ हाँ, चाय तो बहू बना ही दे जल्दी से, पूरे 5 बज गए हैं। भाभी, मैं तो डार्क कॉफी पीऊंगी। ठीक है दीदी, सबके लिए सब बनाती हूँ। तभी रसोई में लड़ते हुए बिट्टू और पिंकी भी आ जाते हैं। बिट्टू, पिंकी, सुनो ना, यहाँ से जाओ। किचन कोई लड़ने की जगह है क्या? अभी सब गर्म रखा हुआ है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, मैगी बना दो ना। अभी चाय और कॉफी बन रही है, तुम दोनों भी दूध बिस्किट ले लो, फिर डिनर बनेगा, तब खाना खाना दोनों लोग। क्या मम्मी, आप सभी के मन का बनाती हो, यहाँ हम बच्चों की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? दोनों बच्चे रोते हुए बाहर पहुँचते हैं। क्या हुआ बिट्टू, पिंकी, क्यों रो रहे हो?
भूख लगी है दादी, मम्मी कुछ नहीं दे रही है खाने को। अब ये कलयुग की माँ को देख लो, बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं और ये माँ है जो भूखे बच्चों को खाने को नहीं दे रही। बहू, ओ बहू, जो भी ये मांग रहे हैं दे क्यों नहीं देती? आओ लेकर जाओ दोनों, देती हूँ मैं। मधु फटाफट से दोनों के लिए मैगी तैयार कर देती है और दोनों बच्चे मैगी लेकर हॉल में पहुँचते हैं। अरे ये क्या बहू, तुमने बच्चों को मैगी दे दी खाने को? अच्छा, आपने ही तो कहा था जो मांग रहे हैं वो दे दो। हे भगवान, इसका मतलब तुम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करोगी। अरे मैगी थोड़ी देना था, कुछ और दे देती। ये सुनकर मधु अपना माथा पीट लेती है और रसोई की ओर चल देती है। क्या करूं क्या ना करूं, इस घर में कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ दिन बाद तो सास भी मम्मी जी से पूछ कर लेनी पड़ेगी। अरे दो तो दिक्कत, ना दो तो दिक्कत। मेरी शादी को तो 10 साल होने को आए, आज तक मैं इस घर का कानून नहीं समझ पाई हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी विपिन के आने की आहट सुनाई देती है। आ गए बेटे विपिन, और ऑफिस में कैसा रहा दिन? ठीक ही रहा पापा जी, आप बताएं आप लोगों का दिन कैसा रहा? बस बेटे, हमारा क्या है, बूढ़ी हड्डी है, 2 रोटी दे दे कोई, और ये कोने में पड़े रहते हैं बस। बहू, ये देखो विपिन आया है, इसके लिए भी चाय पानी ले आ। आई मम्मी जी, अभी लाई चाय। और आज शाम को खाने में क्या है मधु? तू जो कहेगा वही बनेगा बेटा। तू बता, तुझे क्या खाना है? आज मेरा तो मन कुछ बड़ा ही अच्छा सा खाने को कर रहा है। तभी शिवानी भी वहाँ आ जाती है। हाँ पापा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। आज तो मुझे भी कुछ अच्छा चटपटा खाना है। कुछ ऐसा ही बना लो भाभी, बड़ी जोरों की भूख तो मुझे भी लगी है, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। तभी बच्चे रोते हुए वहाँ आते हैं। अब तुम दोनों को क्या हुआ? बुआ ने हमारी पूरी मैगी खा ली। मधु गुस्से में शिवानी की तरफ देखती है। बस थोड़ी सी ही तो खाई थी ना मैंने बिट्टू पिंकी। तुम दोनों भी ना अपनी माँ पर गए हो बिल्कुल। जरा सी मैगी क्या खा ली, हाहाकार मच गया घर में। अब मधु बेचारी सबके लिए खाने में ब्रेड रोल, शाही टोस्ट और पनीर पराठे बनाने में लग जाती है, क्योंकि भाई घर के सभी लोगों को चटपटा जो खाना था। बनाते बनाते मधु घड़ी पर निगाहें मारती है तो रात के 11 बज चुके थे। अभी तो ये बर्तन भी रखे हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मेरी भी कमर जवाब दे रही है, मैं तो चली सोने। तभी सुषमा जी की आवाज सुनाई देती है। बहू, बर्तन जूठे नहीं छोड़ा करते, अब आज रहने दे, कल से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। अब मधु गुस्से में सारे बर्तन पटक पटक कर रात में ही धोती है। बहू को इतनी रात को बर्तन धोने की क्या पड़ी थी? अब रात में पूरे घर में बर्तन के शोर ऐसे गूंज रहे हैं जैसे शादी के नगाड़े बज रहे हों। अब क्या ही बताऊं, एक हम थे, अपने जमाने में 25 लोगों का खाना यूं बनाकर फेंक दिया करते थे कि पता ही नहीं चलता था, और 8-10 मेहमान तो घर में हमेशा पड़े ही रहते थे। चलो सो जाओ सुषमा, अभी धीरे धीरे करके शोर कम हो जाएगा। सुबह सुबह मधु अपने काम के लिए उठती है। हाँ, चलो भाई, 5 बज गया, उठ ले मधु, बच्चों का लंच बॉक्स जो तैयार करना है। इधर मधु फटाफट से सारा काम करके बच्चों को जगाती है और स्कूल के लिए रेडी करती है। उधर सास सुषमा जी की आवाज सुनाई दे जाती है। मधु, जाग गई क्या? नहीं, ये काम अभी आपके घर में रोबोट कर रहा है माँ जी। इनको भगवान ने न जाने कौन कौन से दुख दिए हैं। मैं अगर इनकी जगह होती तो पूरे 9 बजे उठती। जब सब बना मिलेगा तो सोते रहो आराम से। बहू, जागी नहीं क्या? जाग गई माँ जी, जाग गई हूँ। अरे तो तूने तो पलटकर जवाब भी नहीं दिया। आई। हाँ जी बताएं। मधु, मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि ठंड के कपड़े निकाल ले, सुखा ले, धूप दिखा ले। अब आज देख, मेरी कमर ठंडी हवा लगने के कारण दर्द से टूटी जा रही है। तूने कपड़े नहीं निकाले? अच्छा मम्मी जी, अभी निकालती हूँ, बस ये सब काम निपटा लूँ, फिर मैं आज ही सारे कपड़े को धूप दिखाती हूँ। अब मधु पूरे दिन भाग भाग कर घर के काम करती हैं और सबकी फरमाइशें पूरी करती। किसी को नाश्ते में सब्जी पूरी चाहिए तो किसी को अपने कॉलेज के लिए एक पास्ता, किसी को ऑफिस के लिए ब्रेड टोस्ट चाहिए तो किसी को कुछ नया अजूबा। हे भगवान, आज फिर दोपहर के 2 बज गए, अब तक कपड़े नहीं डाले, चलो अभी ही डाल देती हूँ। तब तक ससुर राजीव जी की आवाज आ जाती है। बहू, आज जरा बच्चों को बस स्टॉप से ले आओ, उनकी बस आती ही होगी। चल मधु, आज ये एक नया और काम तेरे खाते में। ठीक है पापा जी, जाती हूँ। मधु बच्चों को स्टॉप से लाने के लिए चल पड़ती है और लेकर आती है और उनको खाना खिला पिलाकर सुला देती है। फिर उसे याद आती है कि गर्म कपड़े तो अभी तक धूप दिखाने डाले ही नहीं। मम्मी जी, ये लीजिए, पीजिए सर्दियों की शाम की तेज अदरक वाली चाय। अरे हाँ,
सर्दी से याद आया कि तुमने आज भी कपड़े डाले हैं कि नहीं? अरे डाल दिए मम्मी जी, डाल दिए। बस अभी छत पर उठाने जा रही हूँ। अरे अब तो शाम होने को आई, अभी तक तो उठा लेने चाहिए। जा रही हूँ माँ जी, जा रही हूँ। मधु छत से कपड़े उठाकर लाती है और सबके कपड़े बारी बारी से अलग करती है और सबके कमरे में बारी बारी पहुँचाती है। लो जी, ये ननद जी के कपड़े भी उनके कमरे में पहुँचा दिए और अब चलो जी करते हैं शाम के खाने की तैयारी। मधु बस इतना कह ही रही थी कि तभी विपिन की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे बिट्टू, पिंकी, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों को पढ़ाई नहीं करनी है क्या? और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? हे भगवान, आज तो ये मेरे भोलेनाथ भी आ गए। अब मैं क्या करूं? घड़ी में 7 बजने को आए। तभी विपिन मधु को आवाज मारता है। मधु, कहाँ हो तुम? जरा हॉल में आओ तो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? और आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लो जी, पति जल्दी आ जाए तो भी दिक्कत है। एक हम लोग थे कि पति जल्दी आ जाता था तो खुशी से फूले नहीं समाते थे। मम्मी जी, तो मैंने ऐसा कौन सा हथियार चला दिया? बस यही पूछ तो लिया कि आज जल्दी कैसे। लो, तब नहीं चलाया तो अब तो चला दिया हथियार तूने। अब जा और जाकर पानी ले आ, देख कितना थका हुआ आया है। मधु बड़बड़ाते हुए पानी लेने चल देती है। लगता है इस घर में सबसे ज्यादा च्यवनप्राश मैं ही खाती हूँ जो नहीं थकती हूँ। बाकी A to Z सब थक जाते हैं। मधु पानी लाकर देती है। तभी घर में खाने की चर्चा जोर पकड़ने लगती है। ओह शिट, मधु ये तूने क्या किया? आज तो आटा भी खत्म हो रखा है। अब अगर इनके सामने कहा तो पक्का तेरी लंका लगने वाली है। इसलिए अब जो तेरी रसोई में पड़ा है उसी से कुछ बना दे। ज्यादा कुछ ऑप्शन दिया ना तो तेरा फिर से बैंड बज जाएगा आज। चल गुरु, हो जा शुरू। अब मधु फटाफट से रसोई में पड़ी सब्जी, दाल, चावल से बढ़िया सी खिचड़ी बना देती है और साथ में सलाद भी लगा देती है जिससे उसे डांट ना पड़े। चल मधु चल, जंगे मैदान में अब जो भी होगा देखा जाएगा। और प्यारी मधु रानी चल देती है कुकर लेकर। आइए सब लोग, खाना रेडी है। अरे ये क्या बहू, आज तूने डाइनिंग पर खाना नहीं लगाया? लगा तो दिया मम्मी जी। यहाँ तो बस एक ही कुकर है। बस आज इसी में आप सबकी सेहत का खजाना छिपा हुआ है। तभी घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और मधु सबको खिचड़ी परोस देती है और सब खाना शुरू करते हैं। घर के बाकी लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और मधु पूरे घर के लोगों को देखकर हंसती है। खाने में तो बढ़िया ही लग रहा है। क्यों सुषमा जी, क्या ख्याल है आपका? हाँ, खाने में स्वादिष्ट है। वैसे भी मुझे आज बड़े जोर जोर की डकार आ रही है। हाँ, मैं भी काफी दिनों से सोच रहा था कि शाम को हल्का खाना खाया जाए। भाई मजा आ गया। हाँ मम्मा, आपने हमारी खिचड़ी में तो मैगी मसाला डाल दिया है, बड़ी ही टेस्टी लग रही है। सबके मुंह से ये सुनकर मधु को तो जैसे इसी धरती पर स्वर्ग नजर आ गया। मधु रसोई में जाकर डांस करने लगती है। हे प्रभु, कहाँ हो? दर्शन दो। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे अपनी आंखों और कानों दोनों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। आज तो तेरा तीर में तुक्का लग गया। बस अब क्या, मधु ने अगले दिन भी सबके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। बहू, खिचड़ी तो बढ़िया है, लेकिन आज फिर से खिचड़ी। कल तो फिर भी तू बिजी थी, इसलिए हमने टोका नहीं, और आज भी। माँ, लेकिन आज की खिचड़ी का टेस्ट अलग है। जरा खाकर तो देखो, एक बढ़िया सी चटनी और पापड़ भी है। हाँ मम्मी जी, खाकर तो देखिए, क्या ही टेस्टी बनी है। चटनी तो वाकई में कमाल है, एकदम मोमोज के साथ खाने लायक है। अब मधु समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अगले दिन फिर मधु शाम को बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती है और फिर से खिचड़ी बनाकर रख देती है। हाँ यार, आज मैंने बच्चों को पढ़ाया इसलिए खिचड़ी बनाई है। सासू माँ और साथ में बढ़िया सा स्पेशल अचार भी तो है। अब आज फिर खाने में खिचड़ी सब खाते हैं और कोई कुछ कहता उससे पहले ही मधु खुद ही बता देती है। हाँ मम्मी जी, कल से बिट्टू पिंकी के एग्जाम है ना, इसलिए उनको पढ़ाना भी तो था, इसलिए आज मैंने बढ़िया से खिचड़ी बना ली। और आप इसके साथ ये अदरक लहसुन का अचार तो टेस्ट करके देखिए जरा। हाँ हाँ, बढ़िया है। अब तो घर के सब लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे। बच्चों के एग्जाम को भी पूरे 1 हफ्ते से ज्यादा होने को आया, लेकिन खिचड़ी जो थी वो बनना बंद नहीं हो रहा था। बहू, आज फिर से खिचड़ी? हाँ भाभी, आज फिर से खिचड़ी। ये अचार के साथ देखो तो जरा, क्या ही टेस्ट निकल कर आया है इस खिचड़ी का। मम्मी जी, अब क्या करती? आज अपनी अलमारी भी सही से सजाई और ऊपर से दिवाली के समय में इतना घर का काम है, सामान कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वही सब तो समेटते और करते करते 7 बज गए। सुषमा जी और घर के बाकी के लोग बिना कुछ कहे खिचड़ी खा लेते हैं। अब उसके बाद एक के बाद एक दिन बीतने लगते हैं।
पर मधु की दे खिचड़ी पर खिचड़ी, खिचड़ी पर खिचड़ी बंद नहीं होती है। बहू, आज का क्या नया बहाना है? मधु को उम्मीद नहीं थी कि सासू माँ कुछ ऐसा अचानक से पूछ बैठेंगी, तो वो बोल देती है, मम्मी जी, वो मुझे आज बच्चों को कल स्कूल के लिए कंपटीशन के लिए तैयार करवाना था, इसलिए। लेकिन देखो ना, कितनी बढ़िया बढ़िया बदलते मौसम की खिचड़ी बनाई है मैंने। अब आज क्या खास है मैडम आपकी इस बदलते मौसम की खिचड़ी में? जरा मुझे भी तो बताओ। सब खास ही खास है सर जी। देखिए, इसमें मैंने डाला है गाजर, जो आपके खून को बढ़ाएगी, गोभी और मटर, जो है बड़े ही हेल्दी। साथ ही साथ खट्टा करने के लिए डाला है आंवला, और तो और आज तो बढ़िया सा लहसुन और अदरक का तड़का इसी में इनबिल्ट है। अलग से अचार चटनी की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर खिचड़ी लाने लगती है और सुषमा जी मुंह बनाने लगती हैं। खाओ मम्मी खाओ, इतने भरपूर गुण बताकर जो गई हैं आपकी बहू रानी। अरे गुणों की ही तो खान है ये खिचड़ी। सुना नहीं आपने? अब ये मेरे से नहीं खाई जा रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मधु का, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़ी ही देर में बिट्टू पिंकी बाहर हॉल में खेल रहे होते हैं। बिट्टू, पिंकी, बेटा यहाँ आओ जरा, चलो हमारे रूम में चलकर खेलते हैं। हाँ जी दादी, अभी आए। मम्मी, हम दादी के रूम में हैं। मधु भी अपने रूम में बेड पर आराम फरमा रही होती है। अरे अब तुम लोग चाहे दादा के साथ खेलो या फिर दादी के पास, अपना तो काम भैया हो गया। रोज खिचड़ी बनाओ और खिलाओ, न ज्यादा खाना बनाने के बर्तन, न ज्यादा खाने के। थोड़े से बर्तन साफ करके रसोई समेटो, जय श्री राम। और तो और इतने सारे फायदे जो हैं खिचड़ी में। तभी विपिन भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मधु, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में तुम? नहीं जी, प्लान कर रही थी कि कल खिचड़ी के साथ क्या नया आइटम बनाया जाए जिससे आपकी खिचड़ी एकदम खास बन जाए। वैसे एक बात तो है कि खिचड़ी खाकर लगता तो बड़ा ही अच्छा है, और इसी बहाने इतनी सारी सब्जियां खा लेते हैं। वो तो है ही, हेल्दी भी टेस्टी भी। इधर मधु अपने पति के ऊपर अपना जादू चला रही थी, उधर दादी माँ सुषमा जी बच्चों को फुसलाकर अपनी बात निकलवा रही थी। क्यों बिट्टू पिंकी, तुम्हारे स्कूल में कल कौन सा कंपटीशन है? नहीं दादी, हमारा तो नहीं है कल कोई कंपटीशन। हाँ दादी, मेरी क्लास में अभी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं समझ गई। चलो जाओ, अब तुम लोग सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम हो रहा है, बहुत रात हो गई है ना। अगले दिन शाम को चाय पर सासू माँ मधु को आवाज देती है। बहू, तूने चाय तो बड़ी ही टेस्टी बनाई है आज। वैसे मैं क्या कह रही थी कि ये जो तो रोज रोज खिचड़ी बनाती है ना, बड़ी ही बढ़िया बनाती है। इसी के बहाने शरीर में कम से कम ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां पहुंच जाती हैं। ये काम तूने बड़ा ही बढ़िया कर दिया है बहू। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बस मैं अभी खिचड़ी की तैयारी करने ही जा रही थी। आज कोई और नए टाइप की खिचड़ी बनाकर खिलाती हूँ। आज तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो ही जाएगा। नहीं, अब खिचड़ी खाते खाते बड़े ही दिन हो गए, तो क्यों ना तू कुछ ऐसा बना ले जिसमें ये सारी सब्जियां जाती हूँ। मधु के तो जैसे काटो तो खून नहीं। अब क्या, अब तो सास के चंगुल में फंस चुकी थी। ना बोलते बन रहा था, ना चुप रहते। मम्मी जी, मुझे तो ऐसी कोई चीज समझ नहीं आ रही। मैं जरा आती हूँ, जरा खिचड़ी के लिए पहले दाल चावल भिगवाऊं। मधु उठकर जाने लगती है तो सास सुषमा जी उसका हाथ पकड़कर बैठा लेती है। अरे कोई बात नहीं, आज खाना थोड़ा लेट ही सही, लेकिन थोड़ा इस पर डिस्कस तो कर लेते हैं। तू ऐसा कर कि बढ़िया सी वेज बिरयानी ही बना ले, उसमें भी तो सारी सब्जियां यही जानी हैं, और ज्यादा समय थोड़ी ही लगना है, और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। वेज बिरयानी मम्मी जी, ठीक है, लेकिन आज नहीं कल बना दूं तो? अरे अभी क्या दिक्कत है, अभी तो शाम के 5 बजे हैं, और तो और तूने दाल चावल भी नहीं भिगोए हैं खिचड़ी के लिए, इसलिए बस अकेले चावल ही भिगो दे। ठीक है मम्मी जी। मधु जाने लगती है तो सास समझ जाती है कि आज मधु वो चहकती हुई सी नहीं लग रही है। इधर मधु रसोई में, हद होती है इनकी भी, अब उनको वेज बिरयानी चाहिए। हे भगवान, अच्छा खासा खिचड़ी प्रोग्राम चल रहा था, चलने देते ना। तभी पीछे से सुषमा जी भी आ जाती हैं। ला, मैं बैठे बैठे सारी सब्जियां काट देती हूँ। इधर सुषमा जी को एहसास होता है कि सब्जियां साफ करने और काटने में कितना समय और मेहनत लगती है। फिर मधु सबके लिए बढ़िया सी वेज बिरयानी बनाती है और सब मस्त होकर खाते हैं। भाभी, अब कल बनेगी पाव भाजी, क्योंकि उसमें भी तो सारी सब्जियां होती है ना। और परसों मेरी पसंद की मिक्स वेज। हाँ, सबकी पसंद का सब बनेगा, लेकिन सबको घर में काम भी करना पड़ेगा, समझे। और हाँ शिवानी, अब शाम के समय तेरी ड्यूटी भी भाभी के साथ। ठीक है माँ,
लेकिन आज ये पूरे 1 महीने बाद डिनर में खिचड़ी की जगह बिरयानी मिली है, उसे तो खा लेने दो। ये सुनकर मधु और घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।